पद के लिए करेंगे नामांकन, पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के संकेत। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने जिम्मेदारी संभाली। उनका उद्देश्य हर नागरिक तक समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। देहरादून में महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी ने प्रेस वार्ता में कहा, सरकार सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साधुवाद दिया। पिथौरागढ़ में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत, उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने किया। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने की अपील। देहरादून के पलटन बाजार में कपड़ों की दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दमकल और पुलिस ने आग पर काबू पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं। यहां पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, नितिन नबीन का यह कदम पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की रणनीति को मजबूत करने के लिए माना जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी का भाजपा मुख्यालय पहुंचना इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच समर्थन दिखाने का संकेत भी है। बता दें, बीजेपी में आगामी वर्षों में संगठन और राजनीतिक रणनीति को लेकर बड़े बदलावों की उम्मीद भी है। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा न केवल पार्टी की आंतरिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि उत्तराखंड में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में भी एक संकेत माना जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें, राज्य सरकार ने हाल ही में कई आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव भी किया है। इसके तहत आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे को प्रदेश का नया स्वास्थ्य सचिव बना दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव का पद संभालने के बाद सचिन कुर्वे ने साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश की आम जनता को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से चल रहे स्वास्थ्य से जुड़े कामों को और आगे बढ़ाना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही नई जरूरतों के अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय 13 जिले अस्पताल, 21 उप जिला अस्पताल, 80 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 577 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और करीब 2000 मातृ शिशु केंद्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में 1985 आयुष्मान आरोग्य मंदिर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव का साफ लक्ष्य है कि राज्य का हर नागरिक बिना परेशानी के अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पा सके। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की महिलाओं और बालिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार की नंदा गौरा योजना और पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में धनराशि मिल जाएगी। बता दें, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में इन योजनाओं की समीक्षा भी की है। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिले में लाभार्थियों की सूची फाइनल हो चुकी है और बाकी जिलों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए आपको बता दें, सेवानिवृत्ति सहायता राशि बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही वृद्ध महिलाओं के लिए भी सरकार एक नई योजना तैयार कर रही है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। मंत्री रेखा आर्या ने यह भी कहा है कि इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना है और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है।
कि आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरव योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। पंचदशनाम जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्य और दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति आपको बता दें राम स्वरूपानंद गिरी ने प्रेस वार्ता की है। महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साधुवाद दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि कार्य में अभी और तेजी लाने की जरूरत है। महंत ने यह भी साफ कहा कि मस्जिद, मजार और मदरसों को हटाया जाए और अन्य राज्यों से लोग उत्तराखंड में प्रवेश न करें। उन्होंने हिंदू समाज और बहनों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। महंत ने आपको बता दें यह भी बयान दिया है कि सोशल मीडिया और राज्य में काफी चर्चा है और ऐसे में गैर हिंदुओं को प्रवेश न मिले। महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी शिष्य श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज। आज सोशल मीडिया पर आप सबको ये जानकारी होगी कि हरिद्वार में जो हमारा आध्यात्मिक राजधानी है, जहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश निरंतर होता रहता है और वो हमारी आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास करते रहते हैं। अभी मुसलमान पकड़े भी गए हैं और हैं भी, वो अनेक गंदगी फैलाते रहते हैं, जिस पर गंगा सभा ने जो बैनर लगाने का कार्य किया है कि यह पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं का है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये बैनर लगाना चाहिए था, लेकिन हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र का बैनर लगाया। बहुत अच्छा कार्य किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। पिथौरागढ़ में बता दें युवा कल्याण विभाग के तहत खेल महाकुंभ के हिस्से के रूप में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज हो गया है। मुख्य अतिथि आपको बता दें दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को खेल का हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने की अपील भी की गई। पहले दिन आपको बता दें अंडर 14-19 बालिका वर्ग की एथलीट रस्साकशी, मलखम और कंचा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी जगदीश नेगी ने यह भी बताया कि 31 जनवरी तक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के खिलाड़ी हिस्सा भी ले रहे हैं। सांसद ट्रॉफी प्रतियोगिता में विजेता विधानसभा को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। विगत वर्षों की बात इस साल भी खेल महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस बार थोड़ा सा प्रारूप में थोड़ा सा शासन द्वारा इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जो प्रतियोगिता पहले जिला स्तर पर होती थी, अब वह जिला स्तर पर होकर संसदीय क्षेत्र स्तर पर हो रही है। हमारे जनपद अल्मोड़ा, जनपद चंपावत और जनपद पिथौरागढ़, इन तीनों जनपदों की 12 विधानसभाओं के बीच में जो भी प्रतिभागी अपने अपने विधानसभाओं से विजेता प्रतिभागी आए हैं, उनके बीच में यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है। और यहाँ पर इस संसदीय क्षेत्र से जो विजेता प्रतिभागी होंगे वे इसके अगले लेवल जो कि राज्य स्तर पर हमारी प्रतियोगिता होनी है, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जिसका नाम दिया गया है, उसके लिए यहाँ से जो विजेता प्रतिभागी आएंगे वो हमारे उसमें प्रतिभाग करेंगे। और इस प्रतियोगिता में जो भी विधानसभा सारे खेलों में अंकों के आधार पर पहले स्थान पर रहेगी, उसको 2 लाख रुपए की धनराशि। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है देहरादून के पलटन बाजार से, जहां देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग आपको बता दें आरएस हैंडलूम के पास स्थित दुकान में लगी, जिससे लाखों रुपयों का सामान जल गया और उसका नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही आपको बता दें स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित भी किया है। करीब रात 12:30 बजे
भड़की आग ने आसपास के इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल आपको बता दें, किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान का सामान पूरी तरह जल गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने में लगातार जुटी हुई है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपको बता दें, जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करना था। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान कुल 81 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। जन सुनवाई में आपको बता दें, भूलेख, नाला निकासी, जल भराव, गंदगी, सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही हैं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी साफ कहा कि शिकायतों के निस्तारण में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन प्रशासन जनता के और करीब आएगा। देखिए खास रिपोर्ट। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं, जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई। रुक करते हैं अगली खबर का। खटीमा में युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्मित नए पार्क का निरीक्षण नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने किया है। यह पार्क आपको बता दें, पुराने शहीद स्थल के पास बनाया गया है, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले और अन्य सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि पार्क बच्चों के स्वास्थ्य और खेलकूद के लिए महत्वपूर्ण है। खटीमा में उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और मेला घाट रोड परीक्षा नर्सिंग होम के सामने भी 2 नए पार्क बनाए गए हैं। बता दें, रमेश जोशी ने बच्चों से अपील भी की है कि वे नशे से दूर रहें और खेलकूद की तरफ आगे बढ़ें, ताकि अपना उज्जवल भविष्य वो बना सकें। निरीक्षण के दौरान कई स्थानीय अधिकारी और समाज के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रमेश चंद्र जोशी। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनके खटीमा के प्रति जो उनका लगाव है वो आप लोगों को स्पष्ट झलक रहा होगा कि एक हमने अभी पिछले दौरे में जब वो खटीमा आए थे तो उनसे कहा था कि साहब जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलकूद की थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उन्होंने तत्काल खेलकूद युवा कल्याण विभाग को इस बारे में अवगत कराया और निदेशालय द्वारा ये तत्काल यहाँ पे बच्चों के लिए व्यवस्था करी गई है। और आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं इस खटीमा का बच्चा खेलकूद में और पढ़ाई में ध्यान लगाए, ना कि नशे में। तो इसी क्रम में ये सारे कार्य करे जा रहे हैं और लगातार और भी हम कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश के एक वेडिंग पॉइंट में देवभूमि राष्ट्र संवाद 2026 का आयोजन हुआ है। बता दें, कार्यक्रम हाउस ऑफ हेल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। इस साल के संवाद का केंद्र विषय था राष्ट्रीय संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। मुख्य अतिथि आपको बता दें, उदय माहूरकर ने यह भी कहा कि देश की सांस्कृतिक आत्मा की रक्षा ही सशक्त और समृद्ध भारत की आधारशिला है। उन्होंने ओटीटी पर दिखाई जा रही अश्लील सामग्री पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम में महंत सच्चिदानंद शास्त्री, राज्य मंत्री आपको बता दें ये सब शामिल थे, साथ ही राज्य मंत्री गिरीश डोभाल और राष्ट्र हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर सहित अन्य लोग वहां पर उपस्थित भी रहे। सभी वक्ताओं ने भारत की संस्कृति के संरक्षण और इसके लिए नागरिकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है।
संवाद का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार के साथ मिलकर कदम उठाना रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। अश्लीलता मुक्त भारत, और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये दिवा स्वप्न नहीं है। जिस तरह से आपने कदम उठाया तो 1000 से साइट्स बंद हुई है और कुछ ऐप्स बंद हो चुके हैं अभी ना, और इस तरह से चलता रहा तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक बात पे हम सब लोग चाहे विपक्ष में सहमत है कि गतिशील बहुत है, वो बहुत तेजी से निर्णय करते हैं। तो जिस तरह से नावड़कर साहब ने पत्रकार, वो भी आप ही की तरह पत्रकार बिरादरी के एक वरिष्ठ नाम है, पत्रकार मूल रूप से पत्रकार ही रहता है, चाहे प्रधानमंत्री बने और चाहे वो फिल्म स्टार बन जाए। तो इन्होंने इस एजेंडे को अपने हृदय तक लेके साम नाम दंड भेद, किसी से भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे। और जिस तरह से उस भोजन दिया वो लोगों के हृदय में, जैसे आपने कहा कि अगर आप कहेंगे कि संस्कृति को बचाओ, तो ये थोड़ा राजनीतिक सा या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सा एजेंडा लगता है। अगर बचाना है तो सर्वप्रथम हमें जो धर्म से हम समझौता करते आ रहे हैं उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमें जागना पड़ेगा, सनातनियों को जागना पड़ेगा, इग्नोरेंस बिहेवियर खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा पूर्व का भारत है, अगर हम उसे आज के दौर में देखें इस पूर्व के भारत को, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि हमारा जो प्राचीन काल है वो बहुत सभ्यता के अनुसार और संस्कृति के अनुसार चला। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अपनी संस्कृति को हम खोते चले गए। तो आज आवश्यकता है उस संस्कृति को वापस पुनः जागरण की, दोबारा से जिंदा करने की, और एक दूसरे को चेतना और साधना, इस सभ्यता को जगाने की। हमें विश्व को गुरु बनना है। विश्व के गुरु हम पहले भी थे और आज भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु हम तभी बन पाएंगे जो अपनी प्राचीन संस्कृति को, सभ्यता को बचा पाएंगे और उसे जीवित रख पाएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक गंभीर खबर सामने आई है। बता दें कि 6 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर रविवार शाम जानलेवा हमला हुआ है। सौरभ राज बेहड़ रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 से पार्षद हैं। बता दें घटना उस समय हुई जब वे आवास विकास क्षेत्र में पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 3 नकाबपोश हमलावरों ने बाइक से आकर उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठियों और लोहे की रॉड से सौरभ पर वार किया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, जहां फिलहाल वे आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने यह भी साफ कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सरकार युवाओं के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। अगर हमारे किसी भी प्रकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार इसमें कहीं भी नम्रता नहीं बरतती है और कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर भी। क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा है, उनके ऊपर इस तरीके का कुकृत्य करने वाले अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चे चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। विकासनगर से परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई। बता दें नेशनल हाईवे पर चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ विभाग लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर रोक है, इसके बावजूद कई ई रिक्शा वहां चलते हुए पाए जा रहे हैं। एक दिन पहले ही परिवहन विभाग ने करीब 15 ई रिक्शा जब्त किए थे, इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी क्रम में आपको बता दें परिवहन विभाग ने आज फिर से 20 ई रिक्शा को जब्त किया है। परिवहन विभाग के ARTO SK निरंजन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नियम तोड़कर ई रिक्शा नेशनल हाईवे पर चलते रहे तो आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये कहना चाहिए कि ई रिक्शा वाहनों को NH पे चलने के प्रतिबंधित है। इनको जो है इसीलिए कार्रवाई की जा रही है कि इनको जागरूक किया गया था पहले भी, और अब भी इनको इसलिए पकड़ रही है कि NH पे चलते हुए पाए गए। सर सप्ताह की चल रहा है, ई रिक्शा नहीं मानते हैं, मानते नहीं तो उन पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। आगे भी भविष्य में भी कार्रवाई पूरी करने वाले। लगभग कितने रिक्शा सीज कर दिए गए आपने? करीबन अभी तक हमने 20 करीबन रिक्शा सीज किए। ये कहना चाहिए कि ई रिक्शा
अर्धकुंभ मेले की रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। कुंभ मेले को लेकर आपको बता दें, मुरादाबाद मंडल की DRM विनीता श्रीवास्तव ने हरिद्वार, ऋषिकेश, योग नगरी और देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, DRM ने स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को ध्यान से भी देखा है। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी भी ली है और जरूरी सुधार के निर्देश भी दे दिए हैं। DRM ने यह भी बताया है कि अर्धकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऐसे में भीड़ को संभालने और यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही योग नगरी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की सुविधाओं और आपको बता दें, कर्णप्रयाग रेल लाइन से जुड़े कार्यों पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। रेलवे प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आसान यात्रा मिल सके। आज सुबह से हमारी टीम और हम सब हरिद्वार, ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश और रास्ते में हर्रावाला इत्यादि सभी स्टेशंस का निरीक्षण करते हुए आए हैं। लाइन का सुचारू रूप से संचालन, संरक्षण और सभी रूटीन मैटर्स का निरीक्षण करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवस्थाएं तो उचित हैं, उपयुक्त भी हैं, लेकिन अर्धकुंभ की भीड़ को देखते हुए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरियाज इत्यादि में होल्डिंग एरियाज के लिए कुछ हम लोग को बढ़ा चढ़ा कर व्यवस्था कर। रुक करते हैं अगली खबर का। रानीखेत में भीषण ठंड से जरूरतमंद परिवारों को राहत दिलाने के लिए आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने राहत शिविर लगाए हैं। इस अभियान के तहत रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रजाई और कंबल भी बांटे गए। अभियान की शुरुआत मिशन इंटर कॉलेज से हुई है, जहां 45 परिवारों को रजाई और कंबल दिए गए हैं। इसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित शिविर में 22 परिवारों को गर्म लिहाफ बांटे भी गए। इस दौरान बच्चों की मांग पर कुछ बच्चों को क्रिकेट किट भी दी गई है। साथ ही कैलाश पंत ने यह भी कहा है कि कड़ाके की ठंड में किसी भी गरीब परिवार को परेशानी ना हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि यह सेवा कार्य सर्दी खत्म होने तक जारी भी रहेगा। मेरे मन में भाव आया कि मेरे क्षेत्र में ऐसे लोग जो वास्तव में थोड़े बहुत असहाय हैं और इतनी बड़े कड़ाके की ठंड हो रही है, उस कड़ाके की ठंड में मैं उनको थोड़ा सहारा दे सकूं, इस दृष्टि से मैंने आज पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, रानीखेत में उन लोगों को रजाइयाँ और कंबल वितरण किए हैं कि थोड़ी उनको ठंड से राहत मिले। और मेरा मन का भाव है ये, और मैं प्रचार करूंगा कि ये इस भाव को मैं और ज़्यादा बढ़ा के ऐसे लोग जो वास्तव में इसके पात्र हैं उन तक ये रजाइयाँ पहुँचे, मेरा ऐसा विचार रहेगा। और इसी निमित्त मैंने आज यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार। तीनों दिन जो है सुबह